अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन सीरीज की हमारी एक और वीडियो है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने वाले एडिटोरियल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला एडिटोरियल है ये द नेशन न्यूज़पेपर से लिया गया है और ये एडिटोरियल की समरी या इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये एडिटोरियल कहता है कि ग्रीन एनर्जी जस्ट लाइक सोलर पावर इज वेरी पॉपुलर टर्म इन पाकिस्तान, या दुनिया में बड़ी पॉपुलर टर्म है। और दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट से रिलेटेड मसले मसाइल हैं उनसे लड़ने के लिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी है। ये एक वाहिद सोल्यूशन के तौर पे सामने आती है। तो पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे में जो है वो सोलर एनर्जी का या सोलर पैनल्स का जो है वो रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बल्कि जो आपकी ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपेंसिव भी है और नॉर्मली अनरिलायबल भी है। दूसरी वजह लॉन्ग आवर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बहुत लंबे लंबे अरसे तक आपकी लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से लोग अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर की तरफ जो है मूव करें। अब इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हैं, जिनको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुछ जो एडिटोरियल में डिस्कस हुए हैं वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। उनमें से एक है नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स। अब इस एडिटोरियल में पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज का जिक्र किया गया है कि वहां पर बहुत सारे लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे नहीं करते, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है वो बढ़ते हैं। दूसरा, अब जब लोग बिल पे नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। गवर्नमेंट फिर ऑब्वियसली इन बिल्स को कंपनसेट करने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर जो है वो ओवर चार्जेस करेंगे, जिसकी वजह से लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप खराब होता है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के अंदर एक जो है वो ट्रांजिशन को जो है वो क्या कहते हैं प्रपोज किया है। वो ये है कि 28,000 बलूचिस्तान के अंदर जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर पावर के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन है विद इन 3 मंथ्स जो है वो पूरी हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि कंटिन्यूसली जब ट्यूबवेल्स सोलर पावर पे होंगे तो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई जो है वो फार्मर्स को होगी थ्रू आउट अ डे, जो कि फसलों के लिए बड़ी जरूरी है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो है बर्डन कम होगा। तीसरा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट तो इसके जो है फिर वो तो है ही। अब इसकी इम्पोर्टेंस, इसके लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो एक तो इसके लॉन्ग टर्म गोल्स या गवर्नमेंट के जो है वो मकासद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर जो है उसको इम्प्रूव करना चाहती है कि आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो उसमें किसी किस्म की जो है डिस्ट्रप्शन ना हो। और दूसरा, पाकिस्तान सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो जाना चाहता है। तो ये जो सोलर पावर ट्यूबवेल बलूचिस्तान में है ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन है। और ये बताता है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं या जितने भी ममालिक हैं उनको एनर्जी क्राइसिस से लड़ने के लिए या क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। अब जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया है इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपकी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन डिक्रीज होगा। और तीसरी चीज, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो प्रमोट होंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट और लोगों का आपस में कॉपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये था बेटा इस एडिटोरियल की जो है समरी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप तमाम लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों जो है वो एनर्जी क्राइसिस है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है, पर्टिकुलर एनर्जी क्राइसिस तो उसकी वजूहत तो बतानी है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की भी आप एक एक वजह जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है बेटा अ ब्रोकन प्रॉमिस, जो कि द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। और ये लिखा गया है फाटा के पर्सपेक्टिव में। बताता है कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जिसने फाटा को मर्ज किया था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इससे पहले फाटा जो है वो बेसिकली उसको गवर्न किया जाता था फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, जो कि हार्श सेट ऑफ लॉज थे, या इसको आप ब्लैक लॉज भी कह सकते हैं। एफसीआर था क्या और किसने इंट्रोड्यूस कराया था? बेटा ये एफसीआर, जिसे अभी मैंने एब्रीवेट किया कि ये था फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशंस। बेसिकली इसको जो है वो ब्रिटिश ने 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। और ये बेसिकली ब्रिटिश इंडिया, उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के जो ट्राइबल एरिया से जो बाद में पाकिस्तान बने उसके लिए जो है वो बनाया गया था। अब ये जो एफसीआर थे, इन्होंने 3 फंडामेंटल राइट्स को जो है वो डिनाई किया था: अपील, वकील एंड दलील। अपील मींस कि आपको कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की जो है वो राइट नहीं था। दूसरा,
आपको किसी किस्म की लीगल रिप्रेजेंटेशन का आप अपना कोई वकील नहीं कर सकते थे, और तीसरा, आपको कोर्ट के अंदर रीजनेबल एविडेंस पेश करने की इजाजत नहीं थी। तो ये एक तरह से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है कि आप एक पर्सन को ना वकील करने दे रहे हैं, ना अपना अपने हक में जो है वो कोई क्या कहते हैं एविडेंस देने की इजाजत दे रहे हैं, ना ही उसको जो है वो कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की इजाजत दे रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो इसको 25th अमेंडमेंट के जरिए जो है वो चेंज किया, और बलोचिस्तान, ये जो क्या कहते हैं आपका फाटा है, ये पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो हिस्सा बन गया। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये किस साल जो है वो ये स्टेप जो है वो लिया गया था, या किस साल आपका फाटा को जो है वो मर्ज किया गया था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब हम इस एडिटोरियल के ऊपर मूव करते हैं कि एडिटोरियल आगे क्या बात करता है। ये एडिटोरियल कहता है कि जब फाटा मर्जर हुआ था, तो इसने तकरीबन 5.5 मिलियन रेजिडेंट्स जो फाटा के थे, उनको इस बात की श्योरिटी दी थी कि उनको वही राइट्स हासिल होंगे जो कि पाकिस्तानियों को हासिल हैं। लेकिन अ, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके ऊपर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी, गवर्नमेंट के जो फंड्स थे, उनकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी बेसिक नीड्स लोगों की पूरी नहीं हो रही, बहुत सारे जो लोगों के साथ वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, जिससे वहां की लोकल पॉपुलेशन में एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। वो फील करते हैं कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, या दे आर निगलेक्टेड, या उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, और गवर्नमेंट के जो एक्चुअल एक्शंस थे और जो गवर्नमेंट के प्रोमिसेस थे, उनमें जो है वो तजाद पाया जाता है। अब जो मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि फाटा रीजन में डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो ट्राइबल डिकेड स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्च की है, और ये प्लान जो है वो इसके मुताबिक गवर्नमेंट अगले 10 साल के अंदर प्लान करती है फाटा में 1.3 to 5 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो खर्चा करने की, या इतना पैसा खर्च करके वहां पर डेवलपमेंट की। अब जब फाटा को मर्ज किया गया था, तो फेडरल कैबिनेट जो इस्लामाबाद की थी, उसने डिसाइड किया गया था कि हर साल जो हमारा बजट होगा उसका 3% फाटा की डेवलपमेंट पे जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन ये वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया, और वहां पर जो है वो लोग उसी तरह से डेप्रिवेशन फील कर रहे हैं जिस तरह से बलूचिस्तान में फील करते हैं। इवन बलूचिस्तान, सॉरी, फाटा की जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको पर पर्सन जो वादा किया गया था फंड्स का, उससे भी हाफ जो है वो मिल रहे हैं, जिससे उनको लगता है कि उनके साथ जो है वो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है, और उनको जो है वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में जो है वो, या फेयर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या है। एक चैलेंज जो सबसे बड़ा है, वो है सिक्योरिटी का चैलेंज। आपको पता ही है कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्राइसिस थोड़े से ज़्यादा हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, उन्होंने सिचुएशन को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर दिया, और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट आ रही है। और दूसरा जो है, गवर्नमेंट की अपनी जो है वो लैक ऑफ प्लानिंग, गवर्नमेंट की इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट का कोई जो है वो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सोचे थे गवर्नमेंट ने, उनके ऊपर कोई फॉलो अप नहीं है। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर मामला डिले हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला वहाँ पर सिक्योरिटी का ही है कि टीटीपी की वजह से वहाँ पर मामला थोड़ा से देर का शिकार है। तो अब एक बात गवर्नमेंट को माइंड में रखनी चाहिए कि जिस तरह सारी दुनिया अब सिक्योरिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट से हट के दूसरी तरफ किस्म की डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी जो हमारा फाटा रीजन है, वहाँ पर सिक्योरिटी के अलावा भी दूसरी डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो फाटा के लोग हैं, ये कमिटमेंट्स को बड़ी इज्जत देते हैं। जो बात आप करते हैं, फिर उस बात को जो है वो पूरा करते हैं। ये पख्तून्स की जो है वो रिवायत है। अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से अपने वादों से मुकरती जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली लोगों का ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, और जिससे मजीद कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ेंगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को एक तो अकाउंटेबिलिटी करनी होगी, जो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए या जिनको प्लान किया उनका फॉलोअप लेना होगा। दूसरा, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होगा डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में।
जो फाइनेंशियल प्रोमिसेस गवर्नमेंट ने किए हैं उनको जो है वो पूरा करना होगा। और यही वो सिंसियर एफर्ट्स हैं जिनकी वजह से फाटा के लोगों के लिए जो है वो खुशहाली आ सकती है, और वहाँ के लोगों का जो एतमाद है हुकूमत के ऊपर जो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है वो बहाल किया जा सकता है। और एक और चीज, गवर्नमेंट को टेररिज्म को भी कम से कम अरसे में जो है वो खत्म करने की जरूरत है, तब जाकर जो है वो फाटा के अंदर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस आएगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है दैट इज ग्लोव थ्रेट्स। और ग्लोव बेसिकली ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इसकी एब्रीविएशन है। अब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते क्या हैं बेसिकली? दीज आर सडन रैपिड फ्लड्स caused बाय द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स, या ग्लेशियर से बनी हुई जो लेक्स होती हैं उनकी वजह से तेजी से जो फ्लड्स पैदा होते हैं उसको हम ग्लोव बोलते हैं, या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनसे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वही मेल्टेड वाटर जो है वो फिर एक्यूमुलेट हो जाता है और ग्लेशियल लेक्स की सूरत जो है वो अख्तियार कर लेता है। और फिर वहीं से ही वक्त के साथ अर्थक्वेक्स की वजह से या क्लाइमेट चेंजेस की वजह से या टेम्परेचर चेंजेस की वजह से फिर क्या होता है, फ्लड जो है वो आ जाते हैं। 1 मिनट रुक जा बेटा। अब ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है कि रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में हजारों लोग स्कर्दू के अंदर जो है वो अपनी जिंदगियां मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से जो फ्लड्स हुए हैं उसमें जो है वो अपनी जिंदगियां नहीं, सॉरी, अपने घर जो है वो उसको खो चुके हैं। और इसने ना सिर्फ फसलों को तबाह किया है बल्कि जो लोकल वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको भी डैमेज किया है। अब जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने जो है वो केपीके के जो नॉर्थ के इलाके हैं उनको भी हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और जैसे ही टेम्परेचर मिड जुलाई तक जो है वो हाई रहने के चांसेस हैं, तो ग्लोव थ्रेट्स, फ्लैश फ्लड्स के थ्रेट्स जो है या इवेंट्स जो है वो उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जो आपको पता ही है कि ये जो फ्लड्स हैं, ये जो या ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं? ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। और इससे बचने का तरीका यही है कि गवर्नमेंट क्या करे, इन चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट करें। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस इसके क्या हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को अडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज की तरफ जो है वो जाना चाहिए। अब मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज कौन सी हैं? मिटिगेशन मतलब मिटिगेशन स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज को कहा जाता है जिसमें आप इन डिजास्टर्स से जो या ये जो इवेंट क्या कहते हैं, फ्लड्स का जो इवेंट है, इससे होने वाले डिजास्टर्स को कम कर सकें। और अडेप्टेशन मीन्स आप इन नई कंडीशंस के साथ अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर सके ताकि कम से कम जो है वो नुकसान है। और ये मिटिगेशन या अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज हैं कौन सी? लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए, यानी कि लोगों को वक्त से पहले ही फ्लड्स के बारे में बता दिया जाए कि या उनको अलर्ट कर दिया जाए। दूसरा, आप एफॉरेस्टेशन की तरफ जाएं, दरख्त उगाएं, और उससे क्या होता है कि एक तो फ्लड्स की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा तोड़ने में जो है वो मदद मिलती है। इसके अलावा आप मिनी डैम्स बनाएं। और मिनी डैम्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको जो है वो स्टोर कर लेते हैं या रोक के रखते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर उनके अंदर से अगर पानी बहुत ज़्यादा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है। तो आप ये मिटिगेशन स्ट्रेटजीज करके फ्लड्स या ग्लोव थ्रेट्स को जो है वो कम कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को इनकरेज करें कि वो अपने घरों को जो है वो उन एरिया से दूर बनाए जहाँ पर जो है वो फ्लड ज्यादा आते हैं या जहां पर पानी का जो है वो बहाव ज्यादा है। इसी तरह ऐसी फसलें उगाएं जो कि फ्लड्स के साथ जो है वो या रेजिस्टेंट टू फ्लड्स हो, ताकि फ्लड्स की वजह से उनको जो है वो ज्यादा नुकसान ना हो। कम्युनिटी को एजुकेट करने की जरूरत है, ये भी जो है वो आपको ग्लोव थ्रेट से लड़ने में मदद करेगा। तो अब इसका कंक्लूजन ये है कि हम मिटिगेशन प्लस अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी अलोंग विद
अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी, क्लाइमेट चेंज से जो पैदा होने वाले असरात हैं, जिनमें से आपका मेल्ट, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो फ्लड्स आते हैं, उनसे जो है वो लड़ सकते हैं। और इसमें भी अगेन लोग, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां भी हैं कुछ, लेकिन लोगों को भी जो है वो गवर्नमेंट का साथ जो है वो देना चाहिए, तभी जाकर आपको कुछ अच्छे नतीजे जो है वो मिलेंगे। उसके बाद बेटा जो आपका नेक्स्ट टेरिटोरियल है वो है आपका पोर्ट्स प्रोवेस, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ है। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि ये जो है वो पोर्ट्स के बारे में और पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ये एडिटोरियल कहता है कि जो मैरीटाइम ट्रेड है और जो मॉडर्न पोर्ट्स हैं, ये उन ममालिक के लिए, लाइक पाकिस्तान, जिनकी जो है वो, जिनको हम कोस्टल कंट्रीज कह देते हैं, या जिनकी साहली पट्टियां बहुत बड़ी हैं। पाकिस्तान की साहली पट्टी की लेंथ भी आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में बतानी कितनी है। उनके लिए जो है वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं के रास्ते फिर आपने जो है वो मैरीटाइम ट्रेड करनी होती है, समुद्री रास्ते से ट्रेड करनी होती है। और ना सिर्फ ये उन ममालिक के लिए जरूरी होती है, बल्कि लैंड लॉक कंट्रीज के लिए भी जरूरी है, लाइक अफगानिस्तान या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। लैंड लॉक कंट्रीज ऐसे कंट्रीज को कहा जाता है जिनको कोई समंदर नहीं लगता। तो वो फिर ऐसे कंट्रीज को जो है वो यूज करते हैं ट्रेड के लिए, जिनको समंदर लगता होता है, लाइक अफगानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू जो है वो ट्रेड कर सकता है, और सेंट्रल एशिया भी पाकिस्तान के थ्रू जो है वो ट्रेड कर सकता है। तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है पोर्ट्स की। और पाकिस्तान ने भी बड़ी देर लगा दी इनकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, और रिसेंटली पाकिस्तान को यह एहसास हुआ है, जब हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हमें एहसास हुआ है कि हमें पोर्ट्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अब पाकिस्तान का जो पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा डिसमल सिचुएशन में है। और हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग पोर्ट्स है, लाइक गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट ट्रस्ट, केपीटी और बिन कासिम पोर्ट। लेकिन हमने इनको अपने पूरे पूरे पोटेंशियल पे यूज नहीं किया। होता है ना कि आप उनको फुल पोटेंशियल पे यूज करते हैं, हम उनको फुल पोटेंशियल पे अभी यूज नहीं कर सके। चलो गवादर तो अभी डेवलपमेंट फेज में है, कराची पोर्ट और आपकी जो बिन कासिम पोर्ट है, ये डेवलप हो चुके हैं, फिर भी ये अंडर यूटिलाइज्ड है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रिसेंटली कराची का विजिट किया है, और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि इन पोर्ट्स के ऊपर जो है वो स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, उसको जो है वो लगाने की ज़रूरत है। कार्गो हैंडलिंग के लिए एफिशिएंट निज़ाम लगाने की ज़रूरत है। और जो जो भी मॉडर्न रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पोर्ट की, वो तमाम जो है वो इन पोर्ट्स को देने की ज़रूरत है। और अब ये जो डिले है पोर्ट्स की डेवलपमेंट में या पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसकी वजूहत क्या है? ये इसकी वही वजूहत है जो आपके बाकी मसाइल की है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस की है, या जो हालत आपके हेल्थ सेक्टर की है, या आपके एजुकेशन सेक्टर की है, या किसी भी सेक्टर की है, वही हालत या वही वजूहत आपकी जो है वो इसके पोर्ट्स के मामलात में भी होती है। तो हिस्टोरिकली पोर्ट्स को जो है वो निगलेक्ट किया गया है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने में जो है वो नाकाम है। अब आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से चाइना जो है वो ग्वादर पोर्ट में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान को इन पोर्ट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और इसके अंदर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप फॉरेन कंट्रीज़ को या जो दूसरे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के रास्ते ट्रेड करना चाहते हैं, उनको जो है वो अट्रैक्ट कर सकें। और ह्यूज अमाउंट में जो आपका कार्गो मटेरियल आता है या कार्गोज आते हैं, उनको भी आप एफिशिएंटली हैंडल कर सकें। यही वो तरीका कार है जिससे पाकिस्तान जो है वो अपने आप को मैरी टाइम ट्रेड में जो है वो आगे लेके जा सकता है। आई थिंक ये एडिटोरियल नंबर 4 जो है, इसको मैं भूल गया था डिस्कस करना। और ये बात करता है, इसका टाइटल है बूम और डूम, और ये डॉन न्यूज में पब्लिश हुआ है। ये एडिटोरियल कहता है कि पाकिस्तान के फ्यूचर को लेके दो तरह के नैरेटिव्स जो है वो मौजूद हैं। एक ये समझता है कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन सकता है। दूसरा ये समझता है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा है। हालांकि रियलिटी जो है वो समवेयर इन बिटवीन है। अब जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, जिनको लगता है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है, वो बेसिकली ये समझते हैं कि पाकिस्तान जल्द से जल्द जो है वो, या पाकिस्तान के अंदर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से, और कुछ माइनर सी चेंजेस जो है वो या मेजर चेंजेस जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज में लाके पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन सकता है।
लेकिन ये आइडिया बहुत जल्दी जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास किस्म की, आप उसे क्या कह सकते हैं, कुछ खास किस्म के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं बताए कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। मतलब वेग सा आइडिया है, एक कुछ आप पैट्रियटिज्म तो कह सकते हैं, बट इसकी कोई जो है वो सॉलिड बेस नहीं है। जो पैसिमिस्टिक व्यू है वो कहता है कि जी पाकिस्तान बिल्कुल कोलैप्स की दहाने पे खड़ा है, और इनके पास एक सॉलिड रीजन है, और वो सॉलिड रीजन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लगता है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा और कोलैप्स कर जाएगा। अब पाकिस्तानियों को, या वो लोग जो पाकिस्तान को एशियन टाइगर देखना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए, और उनको पाकिस्तान को जरा कंपेयर करके देखना चाहिए कि हमारे जो दो नेबर्स हैं, बांग्लादेश, और बांग्लादेश हमारा नेबर तो नहीं, हमारा एक एक्स पार्ट है, तो बांग्लादेश के साथ और इंडिया के साथ जो है वो कंपेयर करके देखना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़े हैं और हम कहाँ पर खड़े हैं। अब वो कंट्रीज ये बात याद रखें कि इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस की है, और पाकिस्तान या प्रोग्रेस की है, और पाकिस्तान उनसे बहुत पीछे रह गया है। और इसकी वजह आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों इकोनॉमिकली पीछे रह गया। अगर आपके माइंड में कोई रीजन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 1947 में जब पार्टीशन हुई थी, तो उस वक्त भी इंडिया को जो लेगेसी में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मिला था, उनके उनके इकोनॉमिक मामलात में भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बढ़तरी हासिल थी। लेकिन बांग्लादेश के आगे बढ़ने में, बांग्लादेश तो जो कि हमसे ही 1971 में अलग हुआ था, तो उनको भी हमारी तरह कुछ भी नहीं मिला था। तो उन्होंने जो इतनी तरक्की की, उसकी वजह वहां पर स्ट्रॉन्ग नेशनहुड है, या स्ट्रॉन्ग एथनिक होमोजेनिटी, मतलब वहां पर ज्यादा बंगाली रहते हैं, तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होने की जरूरत ही नहीं है, या वजह नहीं बनती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल नहीं कर सके जो बांग्लादेश ने हासिल करे किए हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी तीन गलतियां की, या तीन ऐसी कैटास्ट्रॉफिक चॉइसेस बनाई या चूज की, जिनकी वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत है। एक, हमने इकोनॉमिकली अपने आप को डिपेंडेंट कर दिया बिग स्टेट्स के ऊपर। सेकेंडली, पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी, एंड थर्डली सोशल रिलीजियसिटी। अब ये तीन चीजें क्या होती हैं? मतलब हमने इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन बिग पावर्स का मतलब ये है कि हम लोगों ने चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इनके ऊपर जो है वो रिलाई किया अपने इकोनॉमिक मामलात को लेके। दूसरा, पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी, के पाकिस्तान के अंदर एक स्मॉल एलीट का ग्रुप वो ही कंटिन्यूसली हुकूमत करता आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर पाई। और तीसरी चीज, सोशल रिलीजियसिटी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लीडर भी हैं जिन्होंने जानबूझकर रिलीजियस प्रैक्टिसेस और आइडियोलॉजीज को इतना बढ़ाया कि उन्होंने ये चीज भी इग्नोर कर दी कि इस रिलीजियस, जो क्या कहते हैं, ये जो सोशल रिलीजियसिटी है, या जो एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस और आइडियोलॉजीज जो बड़ी स्ट्रिक्ट है, इससे हमारी अपनी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो इन तीन चॉइसेस की वजह से आज पाकिस्तान की जो है वो ये सूरत हाल है। अब पाकिस्तान के पास सोल्यूशन क्या है? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। अब सोल्यूशन प्रॉब्लम्स के अंदर खुद छुपे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बताया कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक डिपेंडेंस है बड़े ममालिक के ऊपर, तो हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहिए। हमें अपने जो मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात, उनको खुद जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें जो दूसरा बड़ा मसला है वो है आपका, क्या इसको बोलते हैं, पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी का। तो लोगों को जो है वो चाहिए कि वो एक मखसूस तबके को सिलेक्ट करने की बजाय उन लोगों को सामने लेके आए जो कि मुल्क के अंदर बेहतरीन रिफॉर्म्स ला सकते हैं। अब इसमें मसला ये है कि हमारी जो मिडिल क्लास है वो रोल प्ले कर सकती है पॉजिटिव, या वो चेंज एजेंट का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी एक खास किस्म के, कुछ खास किस्म के जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, और उन लीडर्स के पास कोई भी रिफॉर्म्स का जो है वो खातिर खा प्लान नहीं है। तो हमारी जो मिडिल क्लास जो चेंज लाने का काम कर सकती है, वो भी अभी सही डायरेक्शन पर नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर होती नजर नहीं आ रही। इसी तरह जो तीसरी चीज है
आपको रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो लाने की ज़रूरत है। आपको लोगों को लोगों को जो है वो सब्र तहम्मुल और उन तमाम चीज़ों को जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म को प्रमोट करती है, उनको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही वो तरीके हैं जिससे पाकिस्तान जो है वो आगे बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है। अभी तो इसको कंक्लूड हम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट के चांसेस बहुत कम हैं, और इकोनॉमिक डाउनफॉल के चांसेस या इकोनॉमिक कोलैप्स के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको बेहतर लीडरशिप सामने लानी होगी, सेल्फ रिलायंस करनी होगी, और तीसरा रिलीजियस टॉलरेंस को जो है वो प्रमोट करना है। अब बच्चे, ये आपके जो है वो एडिटोरियल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं आज। ये जो लास्ट के दो हैं, प्लाइट ऑफ फीमेल वर्कर्स, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन वर्कर्स हैं उनकी जो है वो सूरत हाल को डिस्कस करता है। और स्टैंडिंग यूनाइटेड बेसिकली अभी रिसेंटली जो है वो एक क्रिश्चियन जो है वो उनको मिलिट्री के अंदर हायर रैंक पे प्रमोट किया गया, उसके पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है। तो इन दोनों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन में जो मैंने सवाल आपसे पूछे उनके जवाब जो है वो देते रहना है। तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मजीद एडिटोरियल्स के साथ हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।